नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर सामने आई उत्तरकाशी से, जहां पर आपको बता दें कि यमुनोत्री धाम में राना चट्टी के पास हाईवे पर भूस्खलन हो गया है। यहां पर राना चट्टी के पास यमुनोत्री हाईवे पर भूस्खलन की खबर सामने आई है, जहां पर हाईवे का 15 मीटर हिस्सा धंस गया है। और साथ ही आपको बता दें कि 4,200 तीर्थयात्री इस दौरान फंस चुके हैं। 3,000 यात्री बड़कोच और सियाना चट्टी में फंस गए हैं। जानकी चट्टी से बड़कोट की तरफ 1,200 यात्री फंसे हुए बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, तीर्थ यात्रा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां उत्तरकाशी में भूस्खलन की खबर सामने आई और उस भूस्खलन में कई लोग फंस चुके हैं। कई तीर्थयात्री जो वहां पर तीर्थ यात्रा के लिए पहुंचे थे फंस चुके हैं। उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर, जो आपको ये भी बता दें कि भूस्खलन की वजह से जानकी चट्टी से बाड़कोट की तरफ 1,200 यात्री फंसे हुए बताए जा रहे हैं। और इसी के साथ ही हाईवे का 15 मीटर हिस्सा धंस चुका है भूस्खलन की वजह से। और इसी वजह से अब यात्रियों को असुविधा हो रही है और तमाम ऐसे यात्री हैं जो इस फंस चुके हैं हाईवे पर। और हाईवे पर 4,200 यात्रियों के फंसे होने की संभावना जताई जा रही है, जबकि 3,000 यात्री बाड़कोट में फंस गए हैं। और करेंगे अगली खबर की ओर, जहां अहमदाबाद पुलिस ने एआईएमआईएम के नेता रह चुके दानिश कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है। दानिश कुरैशी पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली एक अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है, जो कि उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ टिप्पणी करने के बाद अहमदाबाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। दानिश कुरैशी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। दानिश कुरैशी के खिलाफ आईटी एक्ट और आईपीसी की धारा के तहत एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई की है। वीएचपी समेत कई हिंदू संगठनों ने विरोध जताते हुए कुरैशी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। बताया यह भी जा रहा है कि दानिश कुरैशी ने ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग को लेकर यह आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इसी के बाद अहमदाबाद पुलिस की साइबर सेल ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दानिश कुरैशी ने सोशल मीडिया पर शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किया और इसी से नाराज होकर विश्व हिंदू परिषद की ओर से उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी। साथ ही आपको बताते चलें कि पुलिस से भी कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही थी और इसी क्रम में दानिश कुरैशी को उन्हीं के घर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इस बीच काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानव्यापी मस्जिद मुद्दे पर जारी विवाद के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बुधवार को कहा कि तथ्यों को सामने आने देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सच्चाई को अधिक समय तक छुपाया नहीं जा सकता। आरएसएस के संवाद प्रकोष्ठ इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र के पत्रकार सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने इस विषय में विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि कुछ तथ्य हैं जो सामने आ रहे हैं और मेरा मानना है कि तथ्यों को सामने आने देना चाहिए। किसी भी स्थिति में सच्चाई सामने आएगी ही। और आंबेडकर ने यह भी कहा कि आप कितने समय तक सच छुपाएंगे। मेरा मानना है कि ऐतिहासिक तथ्यों को सही परिप्रेक्ष्य में समाज के सामने आना चाहिए। साथ ही उनका कहना है कि वो समझते हैं ज्ञानव्यापी मुद्दे का तथ्य सामने आने दिया जाए और सच्चाई अपना रास्ता तलाशने के लिए काबिल होती है। गौरतलब है कि मस्जिद प्रसिद्धि काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब स्थित है और इसकी दीवारों से लगी प्रतिमाओं के समक्ष दैनिक पूजा अर्चना करने संबंधी हिंदू महिलाओं के एक समूह की याचिका पर स्थानीय अदालत सुनवाई कर रही है। इस समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि जब उन्हें मस्जिद में शिवलिंग पाए जाने की खबर मिली थी तो वो भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि वो वाराणसी में ही थे जब ये घटनाक्रम चल रहा था और वो भावुक हो गए। बालियान ने यह भी कहा कि जब किसी पत्रकार ने उन्हें बताया कि कई सदी से नंदी शिवजी का इंतजार कर रहे थे, तब उनकी आंखें भर आईं। आरएसएस के प्रचार प्रमुख आंबेडकर ने ये टिप्पणी भी की और ये टिप्पणी उनकी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि 9 नवंबर 2019 को जब उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या में राम मंदिर मामले में फैसला दिया था, तब ज्ञानव्यापी मस्जिद और मथुरा स्थित शाही ईदगाह मामले में एक सवाल के जवाब में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि संघ ऐतिहासिक कारणों से राम जन्मभूमि आंदोलन से एक संगठन के तौर पर जुड़ा हुआ था। ये अपवाद था। उन्होंने ये भी कहा कि अब हम मानव विकास के साथ जुड़ेंगे।
तो वहीं डिफेंस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन नेवी ने बुधवार को ओडिशा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से नौसेना के एक हेलीकॉप्टर से स्वदेशी एंटी-शिप मिसाइल दागी और ये मिसाइल का परीक्षण कामयाब रहा है। आपको ये भी बता दें, डीआरडीओ के सूत्रों ने जानकारी दी और कहा कि अभियान ने अपने सभी मकसदों को पूरा किया है। ये भारतीय नौसेना के लिए विकसित की गई हवा से परिक्षेपित चलने वाली पहली स्वदेशी जहाज रोधी मिसाइल प्रणाली है और इस मिसाइल से पहले ही निर्धारित अपने मार्ग पर आगे बढ़ी मिसाइल और पूरी सटीकता के साथ लक्ष्य तक पहुंच गई। डीआरडीओ ने सभी प्रणालियों के प्रदर्शन को संतोषजनक बताते हुए प्रशिक्षण रेंज में सेंसर लगाए गए थे और कहा कि मिसाइल के रास्ते में निगरानी की जा रही थी। मिसाइल में कई नई तकनीकें शामिल हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर के लिए स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्चर भी शामिल है। इस मिसाइल में जो प्रणाली है वो काफी अत्याधुनिक है और अत्याधुनिक दिशा सूचांक और एकीकृत अवेयरनेस के साथ शामिल है। आपको यह भी बता दें कि उड़ान प्रशिक्षण को लेकर डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी देखरेख में इस पूरे प्रशिक्षण को अंजाम दिलवाया है। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहली प्रयोगात्मक उड़ान परीक्षण के लिए डीआरडीओ और भारतीय नौसेना और संबंधित टीमों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत में मिसाइल प्रणालियों के स्वदेशी डिजाइन और विकास के उच्च स्तर की क्षमता हासिल कर ली है। और इसी बीच दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने निजी कारणों के चलते अपना इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजा है। पूर्व आईएएस अधिकारी बैजल को 31 दिसंबर 2016 को उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। उन्होंने यहां पर नजीब जंग की जगह ली और अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में अनिल बैजल मुख्य सचिव रह चुके हैं। बैजल का ये इस्तीफा स्वीकार होने के बाद अब जल्द ही सरकार नए उपराज्यपाल की घोषणा कर सकती है। बैजल ने 31 दिसंबर 2021 को उनके कार्यकाल के 5 साल भी पूरे कर लिए थे और आपको बता दें कि 5 साल से अधिक समय के कार्यकाल के दौरान कई ऐसे मौके आए जब उनकी दिल्ली की केजरीवाल सरकार से टकराव देखने को मिला। और इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर के लिए, जहां पर आगरा से ये खबर सामने आई है। आगरा में इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आगरा पहुंचेंगे। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे ही ब्रजेश पाठक आगरा पहुंचेंगे और यहां पर शिल्प ग्राम पार्किंग पहुंचकर डिप्टी सीएम इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हुनर हाट का आयोजन किया गया है, जिसमें ब्रजेश पाठक अब सम्मिलित होंगे और आपको बता दें कि स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। डिप्टी सीएम हुनर हाट का उद्घाटन करेंगे और दोपहर को मेहंदीपुर बालाजी के भी दर्शन करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आगरा से आपको बता रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज आगरा पहुंच रहे हैं और जल्द ही आगरा पहुंचकर वो हुनर हाट का उद्घाटन करेंगे, जहां पर स्वदेशी उत्पादों को लेकर स्टॉल्स लगाए जाएंगे और तमाम राज्यों से शिल्पकारों का जो वहां पर उत्पादन है वो वहां पर प्रदर्शित किया जाएगा। और इसी के साथ ही एक काफी अहम आयोजन, पहली बार आगरा में हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है और ब्रजेश पाठक जो कि डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, वो खुद जाकर इस हुनर हाट का उद्घाटन करने जाएंगे। और देश में ईंधन के मोर्चे पर लगातार महंगाई का करंट लग रहा है। आज एक बार फिर से गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हो गई और अब पूरे देश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 1000 रुपए के पार हो गए हैं। आज घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 3 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई, तो वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर 8 रुपए महंगा हुआ और आज घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट में 3 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। आज से दिल्ली और मुंबई में 14.2 किलो वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर 1003 रुपए में मिलेगा। पिछले एक साल में दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 809 रुपए से 1003 रुपए पहुंच गया है। आज कोलकाता में भी एलपीजी के दाम 1029 रुपए और चेन्नई में
इसके दाम 1018 रुपए 5 पैसे तक पहुंच सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि खाना पकाना अब और भी महंगा हो गया है, क्योंकि देश में इससे पहले 7 मई 2022 को भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में इजाफा हुआ था। उस समय 50 रुपए प्रति सिलेंडर की भारी भरकम बढ़ोतरी की गई थी। इसी के साथ ही मई के महीने में 2 बार घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की जा चुकी है। तो वहीं आज कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम भी 8 रुपए ज्यादा महंगे हो गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों के बीच चिंतित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों से 48 घंटों में अवैध बस और टैक्सी स्टैंड खत्म करने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही हेलमेट और सीट बेल्ट के प्रयोग को अनिवार्य रूप से और कड़ाई के साथ लागू कराने के लिए कहा गया। इस दौरान ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग के विरुद्ध कार्रवाई करने और नियमों के उल्लंघन पर चालान करने को भी कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर बुधवार की शाम को ही सभी जिलों में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मीटिंग की। उन्होंने इस दौरान निर्देश दिए कि पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और पुलिस प्रशासन माफिया, अराजक, दलाल प्रकृति के लोगों से दूर रखे। आपको ये भी बता दें कि उन्होंने इस दौरान कहा कि अवैध और डगमार बसें किसी भी कीमत पर चलने नहीं दी जानी चाहिए। और इसी बीच यूपी में बिजली संकट अब और भी गहरा गया है। आपको बता दें कि इस वक्त मांग है 25,500 मेगावाट से ज्यादा और ऊंचाहार और सिंगरौली में इकाइयों में बिजली उत्पादन प्रभावित होने से संकट और भी ज्यादा बढ़ गया है। गांव और कस्बों में कटौती करनी पड़ रही है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में शहरी क्षेत्र को छोड़कर कई अन्य इलाकों में 1 से 1.5 घंटे तक बिजली कटौती की गई। साथ ही आपको अभी ये भी बता दें कि ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे तक तय शेड्यूल के मुताबिक करीब 16 घंटे 37 मिनट बिजली दी गई। कस्बों और तहसीलों में 21.30 घंटों की जगह 20.30 विद्युत सप्लाई की गई और इसी तरह से बुंदेलखंड के कई क्षेत्रों में 20 घंटे के शेड्यूल के विपरीत 18 घंटे 36 मिनट तक आपूर्ति करने का दावा कॉरपोरेशन की रिपोर्ट में किया गया। आपको ये भी बता दें कि भीषण गर्मी और लू के चलते बिजली की मांग का आंकड़ा 25,500 मेगावाट के पार पहुंच गया है। ऐसे में ऊंचाहार और सिंगरौली की इकाइयों में बिजली उत्पादन प्रभावित होने से संकट और भी ज्यादा बढ़ गया है। निजी उत्पादन गृहों में प्रयागराज स्थित पावर प्लांट की एक 660 मेगावाट की इकाई, रोजा की एक 300 मेगावाट की इकाई से भी उत्पादन कम हो रहा है। और रुक करेंगे सोनभद्र का, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का सोनभद्र दौरा होने जा रहा है, जहां पर आनंदीबेन 10 बजे सेवा कुंज आश्रम पहुंचेंगी और इस आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। साथ ही आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान आनंदीबेन पटेल आदिवासियों को वितरित करेंगी। और ये भी आपको बता दें कि भूमि पट्टा आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें अब से कुछ ही देर में आनंदीबेन पटेल सोनभद्र पहुंचेंगे और ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान वो आदिवासियों को भूमि पट्टा वितरित करेंगी और इसी के साथ साथ गोद लेने के कार्यक्रम में शामिल होंगी। आपको बता दें वो एक गांव को यहाँ गोद लेंगी। आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेने का ये कार्यक्रम है पूरा, जहां पर आनंदीबेन पटेल अब से कुछ ही देर में शिरकत करने के लिए सोनभद्र पहुंचेंगी। आपको बताते चलें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का काफी अहम दौरा माना जा रहा है, जहां पर आनंदीबेन पटेल करीब 10:30 बजे सेवा कुंज आश्रम पहुंचेंगी और इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि इस आश्रम में आयोजित किए गए कार्यक्रम में आनंदीबेन पटेल शामिल होंगी। ये कार्यक्रम जो है आपको बता दें कि आदिवासियों को वितरित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान भूमि पट्टा और इसी बीच पूर्व एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा ने वाराणसी कोर्ट में ज्ञानव्यापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी है। बताया जा रहा है कि सर्वे रिपोर्ट में अजय मिश्रा ने दावा किया है कि ज्ञानव्यापी परिसर में उत्तर से पश्चिम दीवार के कोने पर पुराने मंदिरों का मलबा मिला है, जिस पर देवी और देवताओं की कलाकृतियां बनी हुई थी।
इसके अलावा उत्तर से पश्चिम की तरफ चलते हुए बीच के सिलावट पर शेषनाग की कलाकृति और नागफनी जैसी आकृतियां भी देखी गईं। और चोरी के मामले में मामा के जेल जाने से नाराज भांजे ने दोस्त को खेलने के बहाने बुलाया। इसके बाद उस पर सैनिटाइजर डालता रहा और फिर आग लगा दी। इस दौरान पीड़ित गंभीर रूप से झुलस गया और इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये पूरा मामला है कानपुर का, जहां कानपुर के रेल बाजार में एक मामा के जेल जाने से नाराज होकर इस नाबालिग भांजे ने अपने ही दोस्त को खेलने के बहाने बुलाया और उसके बाद उस पर सैनिटाइजर डाला, जिसके बाद घटना की जानकारी होने पर परिजनों ने किशोर को उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया है। तो वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस से इस मामले की शिकायत की, जिस पर जांच की जा रही है। और इसी बीच प्रयागराज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसे आपको रूबरू करा दें। प्रयागराज में हाजी याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री ध्वस्तीकरण कर दी गई है। ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई होगी और कोर्ट ने मीट फैक्ट्री के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाई थी, जहां पर अब एमडीए के ध्वस्तीकरण के खिलाफ दाखिल की गई है याचिका और इसी याचिका पर आज सुनवाई की जाएगी। मेरठ विकास प्राधिकरण ने 31 मार्च को ये छापेमारी की थी, जहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर एक याचिका दायर की गई है। साथ ही आपको बता दें कि एमडीए के ध्वस्तीकरण के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज सुनवाई की जाएगी। दरअसल मेरठ विकास प्राधिकरण ने ये छापेमारी की थी और इसी दौरान ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जानी थी, लेकिन उस वक्त कोर्ट की तरफ से इस कार्रवाई पर रोक लगा दी गई और हाजी याकूब कुरैशी की ये मीट फैक्ट्री बताई जा रही है, जहां पर प्रयागराज से एक खबर है, जिस फैक्ट्री को लेकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर उसके खिलाफ याचिका दायर की गई और आज मीट फैक्ट्री ध्वस्तीकरण के इस मामले को लेकर याचिका पर सुनवाई की जाएगी। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।